हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी लोकेश चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। सो देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक चलते हैं। ओरिजिनली बात करें तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जो एक फंडामेंटल राइट कम हुआ है वो हुआ है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा जो है फंडामेंटल राइट ना रह करके अब वो हमारा लीगल राइट बन चुका है। और तो ये थे हमारे फंडामेंटल राइट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फंडामेंटल राइट की हम मीनिंग की बात करें तो ये एक हमारे ऐसे राइट हैं जो हमारे जन्म के साथ ही हमें मिल जाते हैं, और वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग है। ये एनिमल्स को नहीं मिलते, जानवरों को नहीं मिलते। हम फंडामेंटल राइट को जन्म से अधिकार भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 कहता है स्टेट की डेफिनेशन, आर्टिकल 12 डिफाइन करता है। तो आर्टिकल 12 कहता है कि स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमारी इंक्लूड होती है स्टेट की कैटेगरी में। अब इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का मतलब है कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव होगी और लेजिस्लेचर होगी एट द सेंट्रल लेवल पे, जो भी हमारी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव होगी वो स्टेट की कैटेगरी में आएगी। जो हमारी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होगी स्टेट लेवल पे वो हमारी स्टेट कहलाई जाएगी, और ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ वो स्टेट कहलाई जाएगी जो कि भारत के अंतर्गत आती है। अब ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज़ में क्या क्या आएंगे? तो ऑल लोकल अथॉरिटीज़ में जो आएंगे हमारे जैसे पंचायती राज हो गए, तो ये सब जो है हमारे ऑल लोकल अथॉरिटीज़ में आएंगे। जैसे ब्लॉक हो गया तो ये लोकल अथॉरिटीज़ में आएंगी, और अदर अथॉरिटीज़ में कोई स्पेसिफाई नहीं है। अदर अथॉरिटीज़ में कुछ भी आ सकता है जो कि कोर्ट के द्वारा निर्धारित होगा, वो अदर अथॉरिटीज़ में आएगा। और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि कंट्रोल में होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो वो चीज़ें जो हैं स्टेट की कैटेगरी में आएंगी। जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है या कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो गवर्नमेंट फंड से चलता है और जिस पर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है गवर्नमेंट का, तो वो भी स्टेट की कैटेगरी में आएंगी। इसमें एक पॉइंट है, अनपेड प्राइवेट स्कूल ओवर विच द गवर्नमेंट हैज़ नो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आर नॉट स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12। ये कहता है कि आर्टिकल 12 में जो है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट स्कूल्स है जो कि गवर्नमेंट के फंड से नहीं चलती, जिस पर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं है स्टेट का, तो वो जो है आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। और आता है हमारा आर्टिकल 13, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये बात करता है हमारे, सिंपली बात करें तो ये हमारी बात करता है लॉ की। तो ये डिफाइन करता है हमारा लॉ। तो लॉ कैसे? लॉ इनकंसिस्टेंट विद इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जो कि लॉ इनकंसिस्टेंट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट से, हमारे संविधान से। तो वो लॉ जो हैं उनकी बात करता है। तो इसमें पहली क्लोज बात करती है कि ऑल लॉ इन फोर्स, यानी कि जो भी लॉ जो बने हैं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत के संविधान से लागू होने से पहले जो भी लॉ बने हैं, अगर वो लॉ हमारे भारत के संविधान से या हमारे फंडामेंटल राइट से, जो कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उनसे अगर इंटरेक्ट नहीं करता, उन्हें हिट नहीं करता, तो वो जो है वैलिड कहलाए जाएंगे। अगर करता है तो वो जो है वॉइड कहलाए जाएंगे। पहली क्लोज इस चीज़ की बात करती है। एंड सेकंड क्लोज बात करती है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, स्टेट जो है कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को जो है वॉयलेट करती है। अगर वो करती है, ऐसा कानून बनाती है, तो वो जो है लॉ वॉइड हो जाएंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों में सिमिलरिटीज़ तो ये है कि अगर कोई भी लॉ जो है बिफोर या आफ्टर द कमेंसमेंट, कोई भी लॉ हिट करता है फंडामेंटल राइट से, तो वो जो है वॉइड हो जाएंगे। डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस इसमें यह है कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का है और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद का है। तो ये डिफरेंस था। एंड थर्ड क्लोज बात करती है कि इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। इसका मतलब यह है कि जो अनदर कैटेगरी आएगी वो ये है कि लॉ इंक्लूड्स, लॉ में क्या क्या आएंगे? ऑर्डिनेंस
ऑर्डर, बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम एंड यूसेजेस। तो ये जो है लॉ की कैटेगरी में आएंगे। ऑर्डिनेंस क्या होता है? तो ये आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है कि एक प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के पास हमारी पावर है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और लॉ लाना ज़रूरी है तो वो प्रेसिडेंट जो है उस लॉ को पास कर दिया जाएगा और उस लॉ को बोला जाएगा ऑर्डिनेंस। तो ये तो हमारा ऑर्डिनेंस। बाकी ऑर्डर जो है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑर्डर दिए जाते हैं वो। बाय लॉ वो होता है किसी लॉ को पास कराने के लिए लॉ बनाना, वो होता है हमारा बाय लॉ। एग्जाम्पल से लें तो जैसे कि हमारा ट्रिपल तलाक जो है, इसे लॉ बना दिया गया कि ट्रिपल तलाक जो है वॉइड है, इसे माना नहीं जाएगा। तो ट्रिपल तलाक जो है वॉइड माना जाएगा और पार्लियामेंट के द्वारा तो ये पास हो गया कि अगर जो है ट्रिपल तलाक वॉइड है। अब इसे पास कराने के लिए जो है एग्जीक्यूटिव जो है लॉ लाएगी, जैसे कि अगर कोई भी ट्रिपल तलाक करता है तो उसे जो है पनिशमेंट मिलेगी। तो ये जो पनिशमेंट का प्रोविज़न है इसे हम बाय लॉ बोलेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इश्यूज़ होते हैं। नोटिफिकेशन ऐसा, जैसे कि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन रख दिया कि 5 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक जो है स्कूल्स बंद रहेंगे, तो ये जो नोटिफिकेशन है तो ये भी लॉ की कैटेगरी में आ जाता है। कस्टम एंड यूसेजेस जो कि रीति रिवाजेज हैं तो वो भी लॉ की कैटेगरी में आ जाते हैं। वहीं आर्टिकल 13 की क्लोज 3 की क्लोज बी बात करती है लॉ इन्फोर्स की। तो लॉ इन्फोर्स इंक्लूड मतलब लॉ पास्ड और मेड बाय लेजिस्लेचर। अगर लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी पास्ड लॉ होते हैं और बनाए गए लॉ होते हैं और जो कि और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी जो बनाती है जो कि भारत के अंतर्गत आती हैं, तो ऐसे भी लॉ जो हैं वो लॉ इन्फोर्स होंगे, लॉ इन्फोर्स किए जाएंगे। तो ये हमारा आर्टिकल 13 की सब क्लोज बी बात करती है। वहीं आर्टिकल 13 की क्लोज 4 बात करती है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, यानी कि 368 के अंदर जो पार्लियामेंट्री प्रोविजंस दिए गए हैं, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया गया है वो आर्टिकल 13 पे अप्लाई नहीं होता बिल्कुल भी। यानी कि आर्टिकल 13 में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो 368 पर अप्लाई नहीं होगी। 368 से आर्टिकल 13 का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि इन्होंने बोला कि आर्टिकल 13 ने बात करी है कि कोई भी लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी ऐसा लॉ जो हिट करता है फंडामेंटल राइट से वो वर्ड हो जाएगा। तो ऐसा अप्लाई नहीं करता 368 पे। 368 चाहे तो जो है अमेंडमेंट प्रोविजंस के तहत हमारे फंडामेंटल राइट को कम या ज़्यादा भी कर सकती है। जैसे कि हमारा करा राइट टू प्रॉपर्टी हमारा कम कर दिया, उसे लीगल राइट बना दिया, तो ऐसे अप्लाई नहीं होता। डिफरेंस की बात करें क्लोज 1 एंड क्लोज 2 की आर्टिकल 13 की, तो क्लोज 1 जो बात करती है वो हमारी बात करती है कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले की लॉ की, और वहीं क्लोज 2 बात करती है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद की लॉ की, कि कोई भी ऐसा लॉ जो है नहीं बनाएगी सरकार, या जो भी लॉ पहले से बने हुए हैं तो वो लॉ अप्लीकेबल नहीं होंगे अगर वो हिट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट से। तो ये था हमारा डिफरेंस। अब आर्टिकल 13 के अंदर आ जाती हैं 3 डॉक्ट्राइन: डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर। तो जो हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी बात करती है वो करती है सेपरेट करने की, यानी कि छानना। अगर कोई लॉ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जो है इंटरेक्ट करता है यानी हिट करता है उस किसी फंडामेंटल राइट को, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर वो जो एक्ट है जो बनाया गया है उसमें से, जैसे ये एक्ट है इसमें कुछ सेक्शंस हैं या इसके अंदर प्रोविजंस है, अगर कोई प्रोविज़न जो है उसे हिट कर रहा है फंडामेंटल राइट को और उसे हटा सकते हैं बिना उसके नेचर के, एक्ट के नेचर के चेंज हुए, तो ऐसे में हटा दिया जाएगा और वो एक्ट जो है वैलिड हो जाएगा, वॉइड से वैलिड हो जाएगा। तो यही बात करता है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, यानी कि अलग कर देना उस भाग को जो कि हमारे फंडामेंटल राइट से वॉयलेट करता हो। एंड डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स बात करती है ढक देना, यानी कि कोई चादर सी जो है उस राइट के ऊपर ढक देना। अगर जैसे ये एक्ट है, इसके अंदर कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, कुछ एक्ट दिए गए हैं और ये लगता है कि ये समय के साथ जो है ये एक्ट अब इसका कोई काम नहीं है, लेकिन आगे आकर के आगे आने वाले समय में कुछ काम हो सकता है। इस पर क्या होगा कि इस पर चादर सी ढक दी जाएगी, ये एक्ट जो है इसकी जगह खाली रहेगी, लेकिन ये एक्ट जो है ख़त्म नहीं होगा। बाई चांस फ्यूचर में होगा, आना होगा इस एक्ट को, तो ये एक्ट का जो है इसकी चादर हट जाएगी इस पे से और ये एक्ट जो है प्रिवेल कर जाएगा। तो ये थी हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर।
अब डॉक्टर एना वेबर बात करती है कि किसी चीज़ को छोड़ना, तो ये जो है अप्लाई नहीं होती हमारी फंडामेंटल राइट पे। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो है हम अपनी फंडामेंटल राइट जो है छोड़ नहीं सकते, कुछ भी हो जाए चाहे। क्या हम ये बताइए आप, क्या हम जीना छोड़ सकते हैं? जैसे हमारा राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार, तो हम ये भी नहीं छोड़ सकते। उसमें बहुत सारे राइट्स आ जाते हैं, जैसे कि राइट टू प्योर एयर, राइट टू ड्रिंक वाटर, फूड, तो ये सब चीज़ें जो है हम नहीं छोड़ सकते, तो डॉक्टर एना वेबर जो है अप्लाई नहीं होती। इसमें साथ साथ 2 पॉइंट और आ जाते हैं, जुडिशल रिव्यू एंड सू मोटो। जुडिशल रिव्यू का मतलब क्या है कि कोर्ट जो है अपने आप से ही, खुद से ही जुडिशली रिव्यू करेगी और उस एक्ट को कि वो जो है इनकन्सिस्टेंट तो नहीं है, उस कोई हिट तो नहीं कर रहा, उस सेक्शन को फंडामेंटल राइट से हिट तो नहीं कर रहा, तो ऐसे में जो है जुडिशल रिव्यू जो है किया जा सकता है। और सू मोटो मतलब खुद से ही, अपनी अंतरात्मा से ही जो है, अगर कोर्ट को लगता है कि कोई केस है, कोई एक्ट आया और कोर्ट को लग रहा है कि ये एक्ट जो है इनकन्सिस्टेंट है, यानी कि हिट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट से, तो ऐसे में क्या होगा कि कोर्ट जो है खुद से ही एक एफआईआर लॉन्च करा सकती है इस एक्ट के इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो किसी का इंतज़ार नहीं करेगी कि कोई आकर के हमारे एक्ट को जो है, इस पर जो है कोई सवाल उठाए, ऐसा नहीं होगा। तो हमारे कोर्ट के पास पावर है कि वो जो है उस एक्ट के लिए जो इनकन्सिस्टेंट है, फंडामेंटल राइट को जो है वोलेट कर रही है, तो ऐसे में क्या है, खुद से ही एफआईआर लॉन्च करा सकती है। तो ये थे हमारे कुछ एक्ट्स, और ये होता है हमारा आर्टिकल 13 कंप्लीट। आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा, अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जो है अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, और हम आपको जो है कमेंट देखेंगे और रिप्लाई भी कर देंगे फास्ट तरीके से। सो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।